आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कत्ता ज़्यादा रखना। हेलो नमस्कार। अगर आपने मनी मैनेजर के पुराने एपिसोड सुने हैं तो हमारे एक्सपर्ट से कई बार 3 लेटर्स सुने होंगे। MPC फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये भारत सरकार ने बनाई है और RBI के गवर्नर इसे लीड करते हैं। ये कमेटी देश की इकोनॉमी के लिए जो ज़रूरी पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें डिसाइड करती है, इम्प्लीमेंट कराती है। और 9 इंडिविजुअल मेंबर्स वाली ये जो कमेटी है, ये देश की इकोनॉमी की हालत समझने के लिए लगातार मीटिंग्स करती है और उसी के अकॉर्डिंग साल में 8 बार ज़रूरी पॉलिसीज़ को अनाउंस करती है। तो इस बार 8 जून को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सामने आए। MPC की मीटिंग हुई थी, कुछ नई पॉलिसीज़ अनाउंस की उन्होंने और उन्हीं में से एक था रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करना। अब इसे सरल भाषा में अगर कहूँ तो RBI जिस रेट पर बाकी बैंक्स को लोन देता है उसमें अब उसने 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले महीने मई में 0.40% की बढ़ोतरी हुई थी। अप्रैल में रेपो रेट 4% था, अब 2 बार बढ़ने के बाद कितना हो गया है? 4.9%। इसे ऐसे समझिए कि आपने बैंक से 100 रुपये का लोन लिया, उस पर 4 रुपये सालाना ब्याज देते थे। अब मई जून में जो रेपो रेट बढ़ा है उसके बाद आपका सालाना ब्याज हो गया है 4 रुपये 90 पैसे। तो ऐसी ही बढ़त बैंक्स हमारे आपके सभी लोन्स में करता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, सभी पर अप्लाई होता है ये। अब सवाल है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी क्यों की गई? इसका जवाब है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इन्फ्लेशन रेट का अनुमान बढ़ा दिया है। 5.7% से 6.7% हो गया है। तो RBI रेपो रेट को इन्फ्लेशन कंट्रोल के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी ये माना जाता है, प्रैक्टिस है कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो उसे कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है कि कर्ज पर ब्याज की दरें बढ़ा दी जाएं। तो कैसे ये होता है, एक्सपर्ट से समझेंगे। फिलहाल रेपो रेट के बढ़ने से आपके हमारे लोन पर जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है उसे कैसे डील करें हम लोग और इसके इम्पैक्ट को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से कैसे टैकल करें, ये सारी बातें भी आज होंगी मनी मैनेजर में। तो हमारे साथ हैं टीना जैन कौशल। तो परिचय की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। बिजनेस टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर हैं टीना और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नितिन। और टीना से हम बात तो करेंगे, लेकिन पहले जैसा फॉर्मेट है हमारे शो का, 3 बड़ी हेडलाइंस इस हफ्ते की। पहली हेडलाइन है टीना, हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरा, निफ्टी 16,200 पर पहुंच गया। लोग ये पूछ रहे हैं कितनी भारी गिरावट की वजह क्या है? नितिन, इस भारी गिरावट की वजह है US फेड रेट, जो कि जिसका डायरेक्शन मिल रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट अब बढ़ सकते हैं US फेड रेट यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अपना RBI, उनका सेंट्रल बैंक। तो जब US सेंट्रल बैंक अपने रेट बढ़ाएगा तो पूरा असर दुनिया पे पड़ता है। अब US एक कंट्री है जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, इसलिए वहाँ का इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा है, इंडिया का भी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है। तो जब वहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ से FIIs पुल करते हैं मार्केट से, जो कि बाहर के निवेशक हैं। जब बाहर के निवेशक इंडियन मार्केट से पुल करते हैं तो मार्केट डाउन हो जाते हैं। तो मेन रीज़न यही है कि US रेट बढ़ा सकता है और इसके कारण से इंडियन मार्केट्स डाउन हो रहे हैं। तो अमेरिका में कुछ भी होता है, भारत पर इसका असर पड़ता है, पूरी दुनिया पर पड़ता है। ठीक है, सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इसका काम होगा क्रिप्टो से जुड़े विज्ञापनों, फेक ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह पर रोक लगाना। तो ये माने टीना कि धीरे धीरे सरकार अब और सख्त हो रही है क्रिप्टो करेंसीज पर।
जी बिल्कुल, हमने देखा था जब वर्ल्ड कप आईपीएल मैचेस होते थे तो कितने क्रिप्टो के एड्स आते थे और कहीं ये नहीं समझाया जाता है कि क्रिप्टो एक वॉलेटाइल एसेट है, इसमें रिटर्न बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं। एक ऐड तो ऐसा था जहां हम क्रिप्टो को फिक्स डिपॉजिट की तरह कंपेयर कर रहे थे, तो कहीं ये मिसलीडिंग एड्स हैं। एडटेक कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कंपनीज कोडिंग को बहुत प्रमोट कर रही थी बच्चों के अंदर, तो कहीं वो कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कमिटी होने के कारण अच्छा है, एक चेक एंड बैलेंस रहेगा स्पेशली क्रिप्टो पे, क्योंकि लोग क्रिप्टो को समझते नहीं हैं और ऐसे ही निवेश करते हैं। तो एक कमिटी होगी तो वो देखेगी कि किस तरीके से इन ऐड को प्रमोट करना चाहिए। ओके, तीसरी हेडलाइन है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने इंडिया के लिए अपना आकलन बदल लिया है। तो क्या कह रहे हैं फिच वाले? फिच वालों ने अभी जो आउटलुक है वो स्टेबल कर दिया है नेगेटिव से, ये अच्छी न्यूज़ है। तो बोल रहे हैं कि अभी मीडियम टर्म जो डिमांड है वो ग्रो होगी इंडिया में, और ये खबर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि हाल ही में फिच ने जो इंडिया की ग्रोथ रेट था वो कम किया था, वो करीब 7.8% कर दिया था 8.5 से। तो उस न्यूज़ के चलते जब उन्होंने इसका आउटलुक स्टेबल कराया तो एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए। तो यानी कि दुनिया अब ये मानकर चल रही है कि भारत अपनी ग्रोथ वापस पा लेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक पर बात करेंगे। तो टीना, रेपो रेट के बारे में जो है काफ़ी चर्चा हो रही है और एमपीसी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर ने कुछ और भी अनाउंसमेंट्स किए हैं, इन पर मैं क्लैरिटी लेना चाहूँगा। लेकिन पहले आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाया है 5.7% से 6.7%, 1% बढ़ाया है। इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? क्लियरली इसके पीछे वजह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमें पता है कि अभी $120 पर बैरल के आसपास चल रहा है, और जो एस्टीमेट गवर्नर ने बोले हैं वो बोले हैं कि उनका जो एस्टीमेट है वो $105 के आसपास का है। तो क्लियरली इन्फ्लेशन हमें दिखता हुआ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक मेजर रीज़न है। क्रूड ऑयल के कारण कमोडिटीज़ बहुत महंगी हो गई हैं, एल्युमिनियम ले लीजिए, आप स्टील ले लीजिए, बहुत महंगे हो गए हैं। और क्रूड ऑयल के कारण आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फूड का कॉस्ट सब बढ़ गया है। तो यही कारण है कि इन्फ्लेशन यहाँ से ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। जब क्रूड ऑयल कम होगा या फिर पेट्रोल के प्राइसेस कम आएंगे तभी ये इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में आएगा इस टाइम पर। हाँ, मतलब अगर क्रूड ऑयल महंगा है तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें महंगी होनी हैं। यूपीआई पेमेंट्स लिंक्ड टू रुपी क्रेडिट कार्ड, मतलब अब हम क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकेंगे। इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं, खासकर जब आरबीआई एक तरफ लोन महंगा कर रहा है और दूसरी तरफ लोन लेने के तरीकों को आसान बना रहा है? तो ये छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? तो बेसिकली अभी हम जो यूपीआई यूज़ कर रहे हैं वो हम डेबिट कार्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। हम एक क्यूआर कोड होता है, हम स्कैन करते हैं और इमीडिएटली हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है। पर अब आरबीआई कह रही है कि आप क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। तो अभी इससे जाहिर बात है, आपने जैसे बोला कि जो पेमेंट है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप सब सोचिए, बस क्यूआर कोड है, आपने फटाफट से पेमेंट कर दिया, तो कहीं स्पेंडिंग पे ज़ोर तो है। बट ये जो अभी बोला है वो केवल रुपे कार्ड पे बोला है। जैसे हमारे मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, उनके ऊपर ये फैसिलिटी नहीं आई है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मर्चेंट्स भी हैं वो कितना प्रमोट करते हैं, क्योंकि अभी जब मर्चेंट्स होते हैं वो हम क्रेडिट कार्ड में उनको 1, 2 या 3% ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ता है। अब रुपे के अंदर मर्चेंट को कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये कैसे डेवलप होगा, ये भी एक इमर्जिंग सिनेरियो है, बट एक अच्छा मूव है आरबीआई का। इसके अलावा एक और घोषणा हुई थी, उस पर भी लोगों की नज़र थी। आरबीआई टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स को आसान बना रहा है। तो इससे क्या अचीव करना चाहता है आरबीआई? तो जब ये लिमिट्स लास्ट फिक्स्ड हुई थी, होम लोन लिमिट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, तो वो 2009 और 2011 में हुई थी अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो अब ये लिमिट बढ़ाकर 30 लाख से 60 लाख कर दी गई है टीयर 1 के लिए, और 70 लाख से 140 कर दी गई है टीयर 2 सिटीज़ के लिए। तो ये बहुत अच्छा मूव है। तो आप सोचिए, जो घर की कीमत आजकल कितनी बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली जो टीयर 1 टीयर 2 है वहाँ पे भी बढ़ गई है। तो लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे, क्रेडिट फ्लो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और अफोर्डेबल हाउसिंग, जो गवर्नमेंट का बहुत जोर है अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो ये कहीं प्रमोशन मिलेगा, कहीं पुश मिलेगा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लिए। तो जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है ये। उनके लिए अच्छी खबर है।
अच्छा, अब बात तो रेपो रेट की करनी है, लेकिन हमने पहले भी की है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार समझा दें जिन्हें ना पता हो कि रेपो रेट है क्या। इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। रेपो रेट सिंपल तरीके से बोलूँगी, जब बैंक को लोन चाहिए होता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है, जो कि इंडिया का आरबीआई बैंक है। तो आरबीआई जो बैंक्स को है वो जिस रेट पे लोन देती है वो हम रेपो रेट कहते हैं। और जब हम बैंक के पास जाते हैं तो वो रेट बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक को वो कर्जा महंगा मिला है आरबीआई से। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आपके जो लोन्स हैं वो भी इसलिए बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली रेपो रेट को सिंपल तरीका एक लाइन में यही कहूँगी, वो कर्ज जो बैंक आरबीआई से लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। एक टर्म और अक्सर लोग सुनते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा है। जब बैंक को अपना मनी पार्क करना होता है आरबीआई में, तब उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा है अपने एफडीज पे। इस तरीके से देखा जाएगा। बैंक को जो फ़ायदा होता है, जो ब्याज मिलता है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और इनके बारे में समय समय पर जो है रेट उनके बदलते रहते हैं, जैसी जो भी परिस्थिति होती है। ठीक है, अब बड़ा सवाल ये है और लोग पूछते हैं, और अब ये डर भी है कि ये लगातार होगा, क्या ऐसा होगा नहीं होगा, आप बताएंगे। 1.5 महीने में दूसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो बढ़ाया है, और कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं। ये क्या गणित है? तो गणित ये है कि हमने कोविड के टाइम पर देखा था कि डिमांड एकदम कम हो गई थी, तो आरबीआई को रेपो रेट कम करने पड़े थे, जिससे कि होम लोन रेट कम चले गए थे, सब कुछ कम चला गया था, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ गई थी। लिक्विडिटी बढ़ गई, लोगों के पास पैसा आ गया। पर कोविड का एक असर और हुआ कि सप्लाई डिसरप्शन हो गया, तो गुड्स कम थे बाजार में, तो ज़्यादा मनी कम गुड्स को चेस कर रही थी, तो प्राइस बहुत अप चले गए, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। और उसी के साथ हमारी रशिया और यूक्रेन की वॉर भी छिड़ गई, क्रूड ऑयल का भी सारा रेट बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप हो गई, फूड अप हो गया, तो इस कारण से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अप चला गया है। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमें रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ेगा तो बाकी लोन भी बढ़ेंगे। जब मेरा होम लोन बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मेरी लिक्विडिटी कम होगी, और वैसे ही एफडी रेट भी बढ़ेंगे। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मैं इंटरेस्टेड होंगी कि चलो मुझे एफडी में ज़्यादा रेट बढ़ा है, मैं खर्च ना करके एफडी कर देती हूँ। तो कहीं लोगों से पैसा खींचेगा, लिक्विडिटी सक आउट होगी, तो इससे मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगा। मतलब लोगों को खर्च करने के प्रति हतोत्साहित किया जाता है, और उससे लगता है कि फिर महंगाई कम होगी क्योंकि डिमांड कम होगी। अच्छा, ये तो क्लियर है कि लोन महंगा हो जाएगा हमारा, और आपने अभी जैसे कहा कि होम लोन जैसे महंगा हो गया तो हमें वो देना पड़ेगा, तो बाकी चीज़ों में हम उतना खर्च नहीं करेंगे, बचाने की भी सोचेंगे ज़्यादा खर्च करने के बजाय। ठीक है, लेकिन ये जो इम्पैक्ट पड़ा है, इससे लोगों का बजट भी हिलेगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, आम आदमी को तो कम से कम होंगी ही। इसे कैसे डील करें? होम लोन पर ही मैं फोकस इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आम तौर पर इसी का अमाउंट सबसे बड़ा है किश्तों में मध्यम वर्ग के पास, तो इसे हम कैसे टैकल करें? तो अगर आपका होम लोन है, आप एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं, तो आपके पास दो ही उपाय हैं। या तो आप अपना लोन टेन्योर बढ़ा दीजिए, तो अगर आप लोन टेन्योर बढ़ाएंगे तो आपका इंटरेस्ट आउटगो भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो उससे बेहतर उपाय है कि आप अपनी ईएमआई बढ़ा दीजिए, जो मंथली आप पेमेंट करते हैं, बट प्रोवाइडेड आपके पास थोड़ा सरप्लस हो, लिक्विडिटी हो। अगर कुछ नहीं बच रहा तो आप ज़्यादा ईएमआई पे कर ही नहीं पाएंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बजट ढह जाएगा जी, तो आपको अपना टेन्योर ही इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके पास कोई बोनस अमाउंट है या कोई बचत है तो आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, उससे भी आपका लोन काफ़ी कम नीचे आ जाएगा, जो ओरिजिनल टेन्योर है उससे भी नीचे आ सकता है। ऐसे ही लोन रीफाइनेंसिंग भी करा सकते हैं। आप मार्केट में शॉपिंग करिए, आपको लगता है कि आपका रेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर बैंक्स, तो आप अपना लोन ट्रांसफ़र करा सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। पर ट्रांसफ़र कराते वक्त ये देख लीजिएगा कि जो रेट डिफरेंशियल है वो कम से कम 0.50% से 1% हो, क्योंकि अगर रेट कम होगा तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र कराने में भी काफ़ी चार्जेस होते हैं। तो ये रेट डिफरेंशियल देख लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि जब आप ट्रांसफ़र करें, सोचें तो जिस बैंक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका कासा देख लीजिएगा। कासा माने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो। तो जिन बैंक्स का कासा अच्छा होता है वो रेट
स्लोली बढ़ाते हैं कंपेयर टू बैंक जिनका कासा कम होता है। कम जैसे होता बड़े है। बड़े बैंक है, उनके पास अपना ही पैसा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो उनको दिक्कत नहीं है, सपोर्ट है उनके पास पीछे। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे आप मैनेज कर सकते हैं अपनी EMI। ठीक है। आपने एक ऑप्शन बताया कि मैं अपना EMI टेन्योर बढ़ा लूँ, मैंने मान लीजिए बढ़वा भी लिया, तो मुझे कितना इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है यदि मैं इस ऑप्शन को ऑप्ट करूँ? तो एक मैं एग्जांपल दूंगी आपको। अगर आपने 20 साल की अवधि का लोन ले रखा है 6.75 इंटरेस्ट रेट पर, 6.75 इंटरेस्ट रेट पर अगर आपने ले रखा है 50 लाख का लोन, तो ये 20 साल की अवधि बढ़कर 23 साल 5 महीने हो जाएगी और आपको 3 साल 5 महीने का ज़्यादा टेन्योर पूरा करना पड़ेगा। बट इसका साइड इफेक्ट एक ये है कि अगर आपका टेन्योर ज़्यादा होगा तो आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। देना पड़ेगा। तो जहां आप 20 साल में केवल 41 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वहीं आपको 23 साल 5 महीने में 56 लाख के लगभग करना पड़ेगा। तो 15 लाख आप 20 साल की अवधि में ज़्यादा चुकाएंगे। ज़रा सा इधर उधर हुआ जी, ज़रा से इधर उधर लॉन्ग टर्म में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं EMI चुका दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है लोन टेन्योर से। डिप्रेस हो गया मैं सुनकर। अच्छा, अगर मैं EMI टेन्योर नहीं बढ़वाता और EMI अमाउंट को इंक्रीज करा देता हूँ, वो पे करता हूँ, तो अपनी EMIs को मैनेज कैसे करूँ? जो इम्पैक्ट है कि वो कम भी रहे और मैं मैनेज कर लूँ, इसका कोई उपाय? तो EMI मैनेज करने का एक तरीका है कि आप EMI इंक्रीज़ करा लीजिए अगर आपके पास सरप्लस है। अगर मंथली सरप्लस नहीं है, कुछ लमसम है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्री पेमेंट कर दीजिए। बैंक के पास प्री पेमेंट एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते। आप साल में जितना प्री पेमेंट करिए होम लोन का, एकदम RBI ने फ्री कर चुका है। तो मंथली सरप्लस है तो EMI बढ़वा लीजिए, कुछ लमसम अमाउंट है तो प्री पेमेंट कर दीजिए। और जैसे कि मैंने लोन रीफाइनेंसिंग की आपसे बात करी है, वो करिए। और जो चौथी एक इम्पॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं, अगर आपका कोई और लोन चल रहा है जिस पे आप भारी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जैसे पर्सनल लोन है, उसमें इंटरेस्ट रेट कहीं 11 से 20% कितना भी हो सकता है। तो अगर लोन चल रहे हैं तो पहले आपके जो महंगे वाले लोन हैं उनको हटा दीजिए अपने पोर्टफोलियो से, और तब ये होम लोन पे अपना कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं EMI बढ़ाना चाहता हूँ, मैं ये ऑप्शन लेता हूँ जो आपने बताया, तो ये कितनी तक बढ़ सकती है? तो अगर आप 30 लाख के लोन पर बैठे हैं और आप 6.75% के रेट पे करीब आपकी EMI आएगी 12,800। तो रिवाइज रेट को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो यही EMI बढ़ के 24,400 के करीब हो जाएगी और आपका जो मंथली EMI है उसमें 1,600 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने 50 लाख का लोन ले रखा है तो एग्जिस्टिंग रेट जो कि 6.75% मैंने एज्यूम करा है, उस पर आपकी EMI बनती होगी 38,000 के करीब और नए रेट पे बनेगी 40,739। तो अगेन आपका जो मंथली EMI है उसमें जंप आ जाएगा 2,700 रुपये के करीब। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, अगर आप 2,000-5,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल सकते हो अपने मंथली सरप्लस से तो EMI इंक्रीज कर दो, वो कर देना चाहिए। लेकिन अभी हम जो प्री पेमेंट वाली बात कह रहे थे वो सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई आप पहले देना शुरू कर दो, थोड़ा सा पहले ही दे दो। और एक बार मुझे याद है कि मैं हमारे गेस्ट शुभम शंखधर के साथ जब होम लोन पर बात कर रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए ऐसा करना बहुत सही रहता है कि ना आप 11 महीने लोन की आप EMI दे रहे हो, ये करो, 12वें महीने वो तो दो ही जो दे रहे हो, एक एक्स्ट्रा दो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली उन्होंने। आप कोशिश करिए कि 1 या 2 EMI एक्स्ट्रा दे दो, थोड़ा आपको पिंच नहीं होगा और आपका जो टेन्योर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। बहुत रिड्यूस हो जाता है जब गणित करते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं क्या? नुकसान कुछ नहीं है। अगर आपका देखिए एक है कि अगर आप ये पैसा प्री पेमेंट नहीं करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं अगर प्री पेमेंट नहीं किया, इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा। तो अगेन आपके वो रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आपने लोन ले रखा है 7-8% का, तो कम से कम उस जगह तो इन्वेस्ट करिएगा जो 7-8% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर FD में ही कर रहे हो तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, 5% के लिए है। तो अगर स्टॉक मार्केट में बोलते हैं 12% 15% रिटर्न आ जाता है, तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ेगी आपको कि मुझे कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज़ पीस ऑफ माइंड के लिए मैं यही कहूँगी कि होम लोन चुका दीजिए, बहुत लंबा होता है तो कुछ पीस ऑफ माइंड तो सबसे महंगी चीज़ है। हाँ, मतलब सीधे सीधे चलो, जो परेशानी दे रही है चीज़ उसी का इलाज करो। अच्छा, मेरे पास जैसे जो सेविंग्स हैं, क्या मुझे उसे किसी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए? ये हमारे
जो प्रोड्यूसर हैं कपिल देव सिंह, उन्होंने सुझाव मांगा आपसे ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी ईएमआई में दे रहे हो उसे हेज कर सकें। दूर की चीज़ सोची वैसे उन्होंने। नहीं, उन्होंने ठीक सोचा है, इक्विटी में लगा रहे हैं वो पैसा, तो अगेन अगर उनका रिस्क प्रोफाइल है तो 12% अच्छा रिटर्न मिलता है। अभी तो मार्केट डाउन भी है तो सस्ते रेट में मिल जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। बट एक पॉइंट मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि होम लोन पे आपको बहुत अच्छा टैक्स डिडक्शन मिलता है, 80C का भी मिलता है और आपको इंटरेस्ट डिडक्शन भी मिलता है। तो कहीं आप अगर अपना लोन प्रीपे भी करते हो ना, तो कहीं आप ये जो डिडक्शन है ना वो पार्ट भी खो देते हो। तो आप देख लो कि डिडक्शन ये नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आपका डिडक्शन चला जाएगा लॉन्ग टर्म पे। लोग प्रीपे करते वक्त कई लोग, मैंने सुना, मैं बताऊं आपको, कई लोग जो टिप्स देते हैं मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आप पर कोई होम लोन है उसे कभी खत्म ही मत कीजिए, चलाए रखिए उसे। बहुत लोग करते हैं ये, वो यही इसी कारण से करते हैं क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हैं और 80C में 1.5 लाख का भी डिडक्शन लेते हैं। तो 2 + 1.5 3.5 लाख का डिडक्शन तो ऐसे ही मिल गया, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगर होम लोन में पहले ही पैसा लगा रखा है तो उसी को कंटिन्यू कर लो, वहीं से टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, वहाँ से बहुत मिल जाता है। हाँ, मतलब जैसा आपने जो कहा वो तो सीधा सीधा रास्ता है कि भाई होम लोन आपको परेशान कर रहा है, इतने साल देना है, चुका दो। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सलाह देते हैं कि चलने दीजिए, होम लोन चलना कोई बुरी बात नहीं है, वो आपको कई तरह के फ़ायदे करता है। और इसीलिए हम अक्सर मनी मैनेजर में भी सलाह देते हैं कि अपने जो भी प्लानर हैं, आपके फाइनेंशियल प्लानर हैं, सलाहकार हैं, जिनसे भी आप बात करना चाहें उनसे बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार सीधा चलना भी नुकसानदेह है, थोड़ा सा टेढ़ा चलिए, फ़ायदा उठाइए। अच्छा, लेकिन अब बात यह है कि रेपो रेट में कटौती की कोई उम्मीद दिख रही है क्या आगे? बिल्कुल नहीं दिख रही है, अभी तो इन्फ्लेशन रेट ऊपर ही है। मेरा ख्याल है गवर्नर साहब ने तो कहा है कि अभी तो ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। गवर्नर साहब ने जो एस्टिमेट लगाए हैं वो $105 पर बैरल का लगाया, और अभी जो डॉलर क्रूड ऑयल का चल रहा है प्राइस वो $120 के अबव ही है। चला गया तो अभी तो कंट्रोल होता नहीं दिख रहा, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने की आशंका लग रही। अच्छा, मान लीजिए भविष्य में रेपो रेट में कटौती हो जाती है तो इसका फ़ायदा क्या सभी को मिलता है? नए लोन लेने वालों को भी, पुराने वालों को भी, उन्हें भी मिलता है? जी, सबको फ़ायदा मिलेगा। जैसे रेट बढ़ गया तो सबके लिए ही रेट बढ़ा है, एग्जिस्टिंग के लिए भी, न्यू के लिए भी। अगर घटेगा वो भी दोनों के लिए घटेगा। बट पहले होता था कि जब रेट बढ़ता था तब तो बैंक इमीडिएटली पास कर देती थी। जैसे मैंने देखा कि कल ही परसों आरबीआई ने रेट बढ़ा और कल कुछ बैंकों में ईएमआई बढ़ गई आपकी, इफेक्टिव 10 जून से आपकी ईएमआई बढ़ गई। पर जब रेट कम होता है तो इतनी ज़्यादा स्पीड हमने देखने को नहीं मिली है, फिर उनके कागज स्लो चलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, कई लोग ये कहते भी हैं कि भाई जैसे हम होम लोन ले लें, सब बजट बनाया, ठीक है, इतना पैसा दे देंगे, वो कर देंगे, लेकिन रेपो रेट वाला खेल जो है बड़ा ख़राब है। अगर वो ऊपर नीचे हो जाए तो फिर उनका बजट बिगड़ जाता है। उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे जो बिल्कुल एज टू एज चल रहे हैं? जो बिल्कुल एज टू एज चल रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि आगे इंटरेस्ट रेट और अप हो सकता है, तो अपने फाइनेंसेस को अभी से संभाल लीजिए। तो थोड़ा आप अपने एक्सपेंसेस कम करिए, या फिर साइड इनकम लीजिए, या फिर लोन को थोड़ा प्रीपे करिए अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी ये रेट कम नहीं होने वाले। अगर आप बिल्कुल एज पे हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गलत है। तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सुधारिए, क्योंकि इतना ज़्यादा होम लोन किसी को लेना ही नहीं चाहिए कि अगर थोड़े से इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, जैसे हमने देखा 30-50 लाख के लोन पे आपकी ईएमआई 2000 तक बढ़ रही है, तो इतना तो आपको लिक्विडिटी या फिर इतना एडजस्टमेंट रखना पड़ेगा। डर इसका नहीं है, डर इसका है जो आरबीआई ने इशारा किया और आपने भी किया कि अब ये तो और बढ़ेगा। ये 2-1000 की तो अभी समस्या नहीं है। और खर्चा अपने सर पे बिल्कुल मत लीजिए। पर्सनल लोन चल रहा है तो उसको सबसे पहले ख़त्म कर दीजिए, और अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं मैं कहूँगी कि छोटी एफडीज में कर दीजिए 6 महीने का, बट खर्चा ज़्यादा मत करिए, इसका यही उपाय है। और जो अभी उनको कट करिए। नहीं तो भैया कमाई बढ़ा लो, सबसे बढ़िया है। अब ये जो महंगाई के नाम पर हो रहा है खेल हमारे आपके साथ, कि महंगाई बढ़ी हुई है और इसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, आप लोगों के फ़ायदे में हम आपकी जो ईएमआई बढ़ा रहे हैं। मतलब देखिए क्या उलटबासी है, पर है तो है, यही इकोनॉमी का कमाल है, इकोनॉमिक्स का। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ऐसे महंगाई कंट्रोल में आ जाती है? जी, आती तो है। रेपो रेट और ये CRR काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल्स हैं, आरबीआई गवर्नर के पूरे जो पोर्टफोलियो में वो यूज़ करते हैं।
तो पिछली बार जब CRR बढ़ाया था तब ये बात भी हुई थी कि 80,000 करोड़ की लिक्विडिटी सक आउट करेंगे, और अब देखिए अब सबकी EMI बढ़ने ही वाली है, सब बैंक्स ने बढ़ा दिया है, तो लिक्विडिटी तो कहीं ना कहीं सक आउट होगी ही मार्केट से, तो फर्क पड़ेगा, जरूर कितने दिन पड़ेगा। में? जैसे 1.5-2 महीने पहले भी रेपो रेट इधर उधर हुआ, मेरी तो सब्जी और तेल उतना ही महंगा आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई आप तो मनी मैनेजर में कह रहे थे कि सस्ता हो जाएगा। देखो ये फर्क तभी पड़ेगा जब इन्फ्लेशन रेट नीचे आएंगे। अभी इन्फ्लेशन रेट के नंबर्स आएंगे तब आप देखिएगा, अगर नंबर कम आते हैं तब तो कुछ फर्क पड़ेगा रेट कम होने का, अदरवाइज अगर इन्फ्लेशन नंबर ज़्यादा है तो समझ लीजिएगा एक और बार बढ़ने वाली है। और बात ये भी है कि इनके असर थोड़े से बाद में दिखते हैं, ये दूरगामी असर की चीज़ें हैं। तो जो मेरे यार दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं और आप लोगों के जहन में भी यदि आता हो कि भाई कर्ज तो बढ़ा दिया हमारा, अब ये बताओ महंगाई कब कम होगी, तो सच बात ये है कि इकोनॉमिक्स ऐसे काम नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे उसके असर होते हैं। और जैसा टीना भी कह रही थी कि ये असर नहीं हुआ तो फिर बढ़ेगा रेपो रेट। तो अभी शक्तिकांत दास गवर्नर साहब ने कह ही दिया है कि ये अभी जो है इनविटेबल है, इसे हम रोक नहीं सकते। तो अब इस पॉडकास्ट के आखिर में कुछ आप जोड़ना चाहें टीना, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अगला सेगमेंट शुरू कर सकते हैं। बढ़िया। बारी है क्लोजिंग बेल की, तो बताइए फिर। बहुत है डामाडोल स्थिति। अब आपकी बात सुन के तो मुझे घबराहट हो रही है, होम लोन लूँ ना लूँ क्या करूँ, तो प्लानिंग अब करनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं होगा कि ले लो हो जाएगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अब ये बताइए लेकिन अगले हफ्ते क्या करें? क्लोजिंग बेल। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन रेट आएंगे मई के महीने के लिए। हमने अप्रैल में देखा था कि इन्फ्लेशन रेट करीब, रिटेल इन्फ्लेशन करीब 7.79% आया था, तो बहुत बड़ा नंबर था क्या, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन हम अभी तक कहीं 6% के बीच में ही देख रहे थे। तो अब देखना है कि मई के महीने में ये इन्फ्लेशन अप या डाउन जाता है, क्योंकि आगे की पॉलिसी इस नंबर पे काफ़ी डिपेंडेंट होगी। ऐसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स के भी नंबर आएंगे 15 तारीख को, इस पर भी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, RBI की पॉलिसी इसी पर डिपेंड करेंगी। तो ये 2 नंबर्स हैं जिसको आप वॉच आउट करें। इन नंबर्स को देखते रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया टीना। थैंक यू नितिन। और टीना जैन कौशल बता रही थी कि आने वाले दिन बहुत सुखद नहीं है, तो जब बुरे दिन आने का डर लगे तो क्या करना चाहिए? व्यवस्था कर लेनी चाहिए, कुछ इंतज़ाम करने चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, उससे वो दिन उतने मुश्किल लगते नहीं हैं। और सच बात यह है कि महंगाई चारों तरफ बढ़ रही है। हिंदुस्तान में RBI ने इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा था, लेकिन जब पूरी दुनिया में हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हों, और हम सुन रहे थे कि इंग्लैंड में रिकॉर्ड टूट रहा है, अमेरिका में बढ़ रहा है, तो हिंदुस्तान भी, अब देखिए ग्लोबल विलेज है सब कुछ, तो हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रह सकता था। तो देर से रेट बढ़ रहा है, लेकिन अब बढ़ रहा है, तो फिर सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझकर खर्च कीजिए। और हमने आज बात की होम लोन की, तो कुछ टिप्स आपको मिले, मैं तो कहूँगा आजमा कर ज़रूर देखिएगा। और यदि आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं कि मनी मैनेजर में उस पर हम एक्सपर्ट से बात करें, या कोई सवाल है, तो प्लीज़ भेजिए हमें 9953323303 पर, या फिर radio@aajtak.com, ये हमारा मेल ID है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मनी मैनेजर सुना। और टीना को इजाज़त दीजिए, मुझे भी दीजिए। अगले शनिवार फिर हाजिर होंगे। सुनते रहिए आज तक रेडियो। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।